इतिहास और भूगोल का हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। उस सीरीज़ में तीसरा वीडियो है आज, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत, ये वीडियोस जितनी बार देख सकें आप लोग रिवाइज करते जाइए। यहीं से परीक्षा में आपके, चाहे यूपीएससी दे रहे हों, यूपीपीसीएस दे रहे हों, यूपीटीपीएससी दे रहे हों, हर जगह आपको काम आएगा। यहाँ से निकले फैक्ट्स जो हैं, कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। प्राचीन भारत के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ह्वेनसांग गुप्तकाल के समय भारत आया, जबकि फाहियान ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। एक चीज़ याद रखिएगा कि चीनी यात्रियों के आने का क्रम फासी, जो कि एक अच्छा शब्द नहीं है, हुई से याद रखिएगा। चीनी यात्रियों के आने का क्रम, फाहियान सबसे पहले आया, फिर संयोगन आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, लास्ट में इत्सिंग आता है। तो फांसी हुई से याद रखिएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है ऐसे ही, ठीक है। अगर ट्रिक याद रहेगी तो पहला वाला स्टेटमेंट, देखिए आप लोगों को जितना ट्रिक मैं ग्रुप में दे रहा हूँ, पेड ग्रुप्स में, आप लोग रट डालिए। उससे ज़्यादा ट्रिक्स रटने की आवश्यकता नहीं, इतना ही काम में आएगा। ट्रिक्स तो हर चीज़ का है, लेकिन इतना ट्रिक याद रखिए, यहीं से प्रश्न आएंगे जितना मैंने दिया है आपको और जितना दूंगा भी। ह्वेनसांग गुप्तकाल के समय भारत आया, ये गलत है, जबकि ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, और फाहियान आया था गुप्तकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, उसके दरबार में आया था। तो पहला वाला तो गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है, ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया, जबकि फाहियान ने जैन धर्म का अध्ययन किया, यह भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों ही बौद्ध धर्म का ही अध्ययन कर रहे थे यहाँ पे। तो पहला और दूसरा दोनों गलत, डी वाला राइट आंसर होगा। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दौरान भारत की यात्रा की थी। फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री था, और दोनों बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म की किताबें, स्मृति चिन्ह एकत्र करने के लिए भारत में आए थे। इन सूफी संतों ने सरकारी पदों को अस्वीकार नहीं किया, अर्थात सरकार से जुड़े रहे, खलीफा से संबंध बनाए रखा। उन्होंने तर्क दिया कि शाही दरबार में संतों की उपस्थिति सुल्तान को निर्धन लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए तैयार कर संतों को उनकी सहायता करने का अवसर प्रदान करती है। इन सूफी संतों ने राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। तो कौन से सूफी संतों ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया? बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी थे, ठीक है, खलीफा से संबंध बनाए रखा। ये सभी बातें किसके बारे में कही जा रही हैं? सी सुहरावर्दियों के बारे में कही जा रही हैं, ठीक है। तो आइए सूफियों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सुहरावर्दी सूफियों ने सरकारी पदों को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वीकार किया। इस सिलसिले का संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी था, जो खलीफा के साथ निकट संपर्क में था। लेकिन भारत में अगर देखें तो कौन था संस्थापक इसका? बहाउद्दीन ज़कारिया। बहाउद्दीन ज़कारिया ने ये तर्क दिया कि शाही दरबार में उपस्थित संतों को सुल्तान द्वारा निर्धन लोगों की शिकायतों का समाधान करवाकर उनकी सहायता करने का अवसर प्रदान करती है। उसने यह भी अनुभव किया कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि सुल्तान और उसके सहयोगियों को संतों की आध्यात्मिक परिचर्चा से वंचित किया जाए। सुहरावर्दी संत भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते थे। इसे चिश्ती सिलसिला की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता था। उन्होंने शाही संरक्षण और दान को स्वीकार किया और चिश्तियों के सामावसर मुड़वाने जैसी अन्य प्रथाओं से इसने घृणा की। चिश्तियों की बात करें तो चिश्ती संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला का आरंभ किया। एक चीज़ याद रखिएगा क्रम से, मुइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य जो थे बाबा फरीद थे, जिनको बाबा फरीद गजे शंकर भी कहा जाता है। उनके शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे। तो ये चारों क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है, पेट प्रश्न है, यूपीटीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी पूछता है, यूपीएससी में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो उसने मांसाहारी भोजन ग्रहण करना आरंभ किया और एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। किसने? हमीदुद्दीन नागौरी ने, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शिष्य था। ख्वाजा के एक अन्य शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल्ली में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की। कुतुब मीनार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। काकी के शिष्य बाबा फरीद या गजे शंकर ने अपना आधार स्थान अजोधन को बनाया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किसको बनाया? अजोधन को।
बाबा फरीद ने। वह पंजाबी भाषा के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते थे। कौन? बाबा फरीद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उनके कई छंद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, कई छंद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं इनके। और दिल्ली में बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया थे, उन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे। उन्होंने नाथपंथी साधुओं से विमर्श किया और सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान करते थे। नाथपंथियों द्वारा उन्हें सिद्ध की उपाधि प्रदान की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसने सिद्ध की उपाधि दी थी? नाथपंथियों ने। दिल्ली के अंतिम महत्वपूर्ण चिश्ती सूफी नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे। ये भी पूछा जाता है कि चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? तो नसीरुद्दीन को कहा जाता है। नक्शबंदी, यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है सूफी सिलसिले से। नक्शबंदी सिलसिला, इसे बाबर द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था भारत में, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आ चुका है। अकबर की उदार नीतियों का विरोध करने के लिए ख्वाजा बाकी बिल्ला भारत आए थे। उनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी को मुजादिन इस्लाम के एक सहस्र वर्ष का पुनर्निर्माता भी कहा जाता है। किसे? शेख अहमद सरहिंदी को। ठीक है, इस्लाम के एक सहस्र वर्ष का पुनर्निर्माता, जिसको मुजाद्दीन कहा जाता है, ये उपाधि इनको प्रदान की गई थी। उन्होंने शिया और हिंदुओं का विरोध किया था। उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी था। औरंगजेब को नक्शबंदी सिलसिला में दीक्षित किया गया था। नक्शबंदी सिलसिला को कड़ाई से उसका पालन करने वाला, मानने वाला व्यक्ति था। वहीं कादरिया सिलसिला की बात करें तो मियाँ मीर या मीर मोहम्मद इस सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे। स्वर्ण मंदिर की नींव रखने में वह गुरु रामदास के सहयोगी थे। दारा शिकोह और जहां आरा मुल्ला शाह बख्शी के प्रभाव में कादरिया सिलसिले में सम्मिलित हुए थे। ये कई बार प्रश्न आया है कि दारा शिकोह किससे संबंधित था? तो कादरिया सिलसिले से संबंधित था। एक उदारवादी सिलसिला इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, ये प्रमुख विभाग हैं, किस क्षेत्र से संबंधित थे? दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज और दीवाने इंशा। तो दीवाने रसालत धार्मिक मामला सही है। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवाने इंशा शाही प्रत्याचार विभाग। तीनों ही सही है, 1 2 3। ठीक है, याद रखिएगा। ये आज कल दोपहर में एक वीडियो दूंगा मध्यकालीन इतिहास का। जिन लोगों ने इसके पहले मध्यकालीन संपूर्ण फैक्ट देखे हैं, सही है। नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो कई बार देख लीजिएगा। हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उसमें बता दी है। उससे, जैसे आज प्राचीन इतिहास का दिया, उससे एक अलग फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। 90 से 99% प्रश्न वहीं से आएंगे। इसी तरह मध्यकालीन, इसी तरह आधुनिक भारत, इसी तरह प्रत्येक विषय के एक एक वीडियो रिवीजन के लिए हम देंगे। दोपहर में आप लोग देख लीजिएगा, 8-10 दिन में समाप्त हो जाएगा पूरा जीएस आपका। अगला प्रश्न है, उसने गुजरात के सौराष्ट्र और गिरनार क्षेत्र पर शासन किया। उसने द्वारका पर आक्रमण किया क्योंकि द्वारका के बंदरगाह समुद्री डाकुओं का शरण स्थल बन गए थे। ये डाकू मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने वालों को लूटते थे। उसने पुर्तगाली नौसेना शक्ति पर नियंत्रण करने हेतु मिस्र के शासकों से गठबंधन भी किया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, लेकिन ये वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसका दरबारी कवि कौन था? उदयराज था। वही उदयराज जो संस्कृत में रचनाएं करता था। तो किसके बारे में ये बातें कही जा रही हैं? ये बातें कही जा रही हैं महमूद बेगड़ा के बारे में। महमूद बेगड़ा के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। तो महमूद बेगड़ा 1459 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक शासन जिसका रहा। गुजरात के सौराष्ट्र और गिरनार क्षेत्र पर शासन करता था। मिलान के लिए भी कई बार आ चुका है। उसने द्वारका पर आक्रमण किया क्योंकि इसके बंदरगाह समुद्री डाकुओं का शरण स्थल बन गए थे। ये डाकू मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को लूटते थे। उसने पुर्तगाली नौसेना शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मिस्र के शासकों के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। वह अपनी अत्यधिक भूख के लिए भी प्रसिद्ध था। इसको भूख बहुत लगती थी। इसको पेटू भी कहा जाता था। उसका दरबारी कवि उदयराज था जिसने संस्कृत में कविताएं लिखी। इसलिए विकल्प जो सी विकल्प है वो सही है। बौद्ध धर्म द्वारा निम्नलिखित में से कौन से योगदान दिए गए थे?
लैंगिक समानता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। समतावादी समाज, बिल्कुल सही है। तर्कवाद को बढ़ावा दिया गया था, बिल्कुल तीनों ही सही है, बी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न। बौद्ध धर्म ने शूद्रों और महिलाओं के प्रवेश हेतु द्वार खोल रखे, जिसने समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। चूँकि ब्राह्मणवाद द्वारा महिलाओं और शूद्रों दोनों को एक श्रेणी में रखा गया था, इसलिए उनका न तो यज्ञोपवीत किया जाता था, न ही उन्हें वेदाध्ययन की अनुमति प्रदान की गई थी। अपना धर्म परिवर्तित कर बौद्ध धर्म अपना लेने पर वे इस प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त हो गए। बौद्ध धर्म ने शारीरिक श्रम को निकृष्ट नहीं माना। बोध गया से प्राप्त दूसरी शताब्दी की एक प्रतिमा में बुद्ध को बैलों द्वारा खेती करते दिखाया गया है। बोध गया से प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा, दूसरी शताब्दी की प्रतिमा है जिसमें बुद्ध को बैलों द्वारा खेती करते दिखाया गया है। नोट कर लीजिए इस फैक्ट को। बौद्ध धर्म ने लोगों को धन का संचय न करने की सलाह दी। इसके अनुसार निर्धनता से घृणा, क्रूरता और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इन बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को अनाज एवं अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन एवं बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये उपाय विश्व में निर्धनता के उन्मूलन के लिए अनुशंसित किए गए थे। बौद्ध धर्म ने यह भी उपदेश दिया कि यदि निर्धन लोग भिक्षुओं को भिक्षा देंगे तो वे अगले जन्म में धनी हो जाएंगे, जिससे दान देने की प्रथा को बढ़ावा मिला। बौद्ध धर्म ने ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में नई जागरूकता उत्पन्न और विकसित की। इसने यह शिक्षा दी कि तथ्यों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके संदर्भ में तर्क किया जाना चाहिए। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया, उन्हें गुणों के आधार पर पकड़ना चाहिए। कई मायनों में अंधविश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। परिणाम स्वरूप लोगों के मध्य तर्कवाद को बढ़ावा मिला। इसलिए विकल्प एक सही है, अर्थात ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए, हमारा लक्ष्य केवल आपको प्रश्न उत्तर बताकर आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि व्याख्या में भी जो फैक्ट्स होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, वो भी बताना है। इसीलिए थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। अनदैर्ध्य स्थिति के संदर्भ में, अनदैर्ध्य स्थिति के संदर्भ में मतलब ये दो स्थितियाँ होती है। एक क्षैतिज स्थिति ये हो गई, अनदैर्ध्य स्थिति ये हो गई, लंबवत स्थिति इसको कहते हैं। तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भारतीय याम्योत्तर रेखा पर स्थित नहीं? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि याम्योत्तर रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो उमछौआ से याद रखिएगा, उमछौआ याद रहेगा आप लोगों को। उससे उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उसे उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं अनदैर्ध्य रेखा पर स्थित हैं, उमछौआ। और इसमें जो है कर्नाटक तो आ ही नहीं रहा है, तो बेंगलोर तो अपने आप कट गया, ठीक है। बाकी लखनऊ, कानपुर, नागपुर, ये शहर भारतीय याम्योत्तर रेखा अर्थात 82.5 डिग्री जो देशांतर है उस पर स्थित हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बेंगलोर, ठीक है। यही पूछा है ना, याम्योत्तर रेखा पर स्थित कौन सा नहीं है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये याम्योत्तर रेखा है जो लखनऊ, कानपुर और नागपुर में होकर जा रही है। बेंगलोर काफ़ी दूर है इससे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पूछा है सही सुमेलित हैं। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, सही है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही। माउंट सिनाबांग इंडोनेशिया, विस्फोट भी हुआ था कुछ समय पहले इसमें। और माउंट पैकटू ये फिलीपींस में नहीं है, ये है चीन में। चीन में है माउंट पैकटू। तो चौथा गलत है, 1, 2, 3 सही है। राइट आंसर बी होगा। ओके। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद 2010 में यह ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था। इसके बाद कई बार इसमें विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट पर अपनी स्थिति के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का स्थान है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? पैसिफिक ओशन में। जो सक्रिय ज्वालामुखियों एवं बारंबार आने वाले भूकंपों वाला प्रशांत महासागर से संलग्न एक क्षेत्र है। द रिंग ऑफ फायर विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखियों और लगभग 90% भूकंपों वाला स्थान है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट पैकटू या चांगबाई चीन में एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें 1000 वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। यह डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चीन के बीच की सीमा पर स्थित है। कौन? माउंट पैकटू। लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर यह कोरियाई प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट एकांकागुआ या अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
7 महाद्वीपों के तथाकथित 7 पर्वत चोटियाँ जो सबसे ऊंची हैं, अर्थात तथाकथित मतलब कई इसमें प्रमाणित नहीं है कि सबसे ऊंची हैं, विवाद भी है, लेकिन 7 महाद्वीपों के तथाकथित 7 पर्वत चोटियों में से एक माउंट एकांकागुआ भी है। ये 7 जो समिट्स हैं, 7 सबसे ऊंची चोटियाँ 7 महाद्वीपों की, इनके बारे में जान लेते हैं। विंसम मैसिफ, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 6961 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि एशिया में स्थित है, 8848 मीटर। माउंट एल्ब्रुस, ये यूरोप में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर माउंट मैकिनले जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, 6194 मीटर ऊंचाई। और माउंट कास्टेंज, ये जो है ओशिनिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है 4884 मीटर है। तो ये सातों भी हो सकता है आपके प्रयोग में आए, कभी पूछ ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब पृथ्वी के मेंटल के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है और इसका सतह पर उद्गार होता है। ज्वालामुखी की विस्फोटकता मैग्मा की संरचना पर निर्भर करती है। तीसरा है, जब मैग्मा पतला होता है तो आमतौर पर यह एक प्रचंड विस्फोट का कारण बनता है। तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित स्टेटमेंट्स हैं, कौन सही है ये आपको बताना है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। देखिए, पृथ्वी की परत में जो मेंटल होता है, यहाँ पर ताप दाब जनित कुछ विशेषताओं के कारण ये चट्टानें क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। इसी गर्म गलित पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा तब तक रहते हैं जब तक ये पृथ्वी की सतह के भीतर रहते हैं। पृथ्वी की सतह जब ये मैग्मा उद्गार के रूप में बाहर आते हैं, विस्फोट के रूप में, तो इसको ही ज्वालामुखी प्रक्रिया कहा जाता है। इस ज्वालामुखी प्रक्रिया के पहले ये मैग्मा जब चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हैं, भले ही बाहर न निकल पाए, उद्गार न होने पाए, अर्थात ज्वालामुखी प्रक्रिया न होने पाए, लेकिन भूकंप की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ यहाँ से कि जब भूकंप, ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ भूकंप आए और ज्वालामुखी प्रक्रिया ना हो, जैसे हिमालयी क्षेत्र है। और ये किस कारण होता है, यहाँ मैग्मा की प्रकृति ऐसी है। मैग्मा अगर तरल होगा तो विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि गैस आराम से तरल से बाहर आ जाएगी वाष्प के रूप में, ठीक है। इसको यहाँ विस्फोटक प्रक्रिया नहीं होने पाएगी, ठीक, घनत्व कम होने की वजह से। घनत्व अधिक है, मैग्मा ठोस है, तो क्या होगा, उसमें से गैसें आसानी से बाहर नहीं आने पाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैग्मा का जो उद्गार होगा प्रबल होगा, वेग अधिक होगा, ऊर्जा अधिक होगी, और ये विस्फोट के रूप में बाहर आ जाएगा। और जब ये बाहर आ जाएगा तो इस प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी प्रक्रिया कहेंगे, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आएंगे। और जब ये मैग्मा बाहर की तरफ आएगा, तब ये मैग्मा नहीं कहा जाएगा, तब ये लावा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसी गर्म गलित पदार्थ को लावा कहते हैं। दरअसल ज्वालामुखी से लोग जो मरते हैं, इससे निकलने वाली जहरीली गैसों के प्रभाव के कारण मरते हैं। लावा के कारण कोई नहीं मरता, क्योंकि लावा आप देखते हो अक्सर लावा जहाँ पर निकलता है, आसपास लोग पार्टी करते हैं, पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना स्लो प्रवाहित होता है कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं होता है। हाँ, दावानल ला सकता है, इससे आग लगने की घटनाएं ज़रूर हो सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। विस्फोटकता मैग्मा की संरचना में निर्भर करती है। और तीसरा गलत है, पतला रहेगा तब प्रचंड विस्फोट का कारण नहीं बनेगा, बल्कि जब ठोस रहेगा तब वो प्रचंड विस्फोट का कारण बनेगा, क्योंकि उसमें वेग भी रहेगी, ऊर्जा भी रहेगी, और ठोस तरल गैस तीनों की इसमें विशेषता रहेगी। तो इसका जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, पूछ रहा है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। बेरी पानी जलप्रपात ये गलत है, मेघालय में नहीं है, उड़ीसा में है।
थलियार जलप्रपात कई बार पूछा जा चुका है, तमिलनाडु में है। नोहकलिकाई जलप्रपात या नोहा जलप्रपात भी जिसको कहते हैं, ये जो है मेघालय में स्थित है। नोकरेक एक वहाँ पर अभ्यारण्य भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है और दूसरा चौथा गलत है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ऐसे होगा ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देख लीजिए कि कौन से वाटरफॉल्स, कौन से प्रपात सबसे ऊंचे हैं भारत में। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में स्थित है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद बारी पानी फॉल्स आता है 399 मीटर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। नोहाकलाई फॉल्स जो आपने पढ़ा अभी मेघालय में स्थित है, 340 मीटर। ये क्रम से हैं कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ठीक है, इसकी कितनी हाइट है। ये आपका जोग जलप्रपात जो है बहुत नीचे आता है, 253 मीटर। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में कभी नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार ये स्थिति है। ये आप याद रख सकते हैं, जितने भी हैं स्क्रीनशॉट ले करके कौन सा प्रपात कहाँ पर स्थित है लिख सकते हैं, ठीक है। अरोरा या उत्तरी रोशनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस एक सूर्य वायुमंडलीय परिघटना है। सूर्य का प्रकाश जब उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से पड़ता है, तब भी दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर पूरी तरह अंधेरा नहीं होता है, बल्कि 70 डिग्री के आसपास प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं प्रकाश पुंजों को अरोरा बोरियलिस कहते हैं। इसी तरह जब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, तो दक्षिण में ऐसा नहीं कि पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। यहाँ भी 70 डिग्री के आसपास एक प्रकाश की क्रिया दिखाई पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो इसी के बारे में बात हो रही है। उच्च अक्षांश पर परितप्त रोशनी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अरोरा को सामान्यतः समताप मंडल में देखा जा सकता है, गलत है। बहुत ऊपर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। तीसरा है वायुमंडलीय अर्थात मैग्नेटोस्फीयर में वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के कारण अरोरा का निर्माण होता है, बिल्कुल गलत है। इसका कारण वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये प्रकाश चुंबकीय प्रक्रिया के कारण ये देखा जाता है, न कि वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के कारण। तो पहला और दूसरा नहीं, पहला ही सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। तो केवल एक राइट आंसर इसका होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।